हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास बिगिन कर रहे हैं। आज हम लोगों ने सबने डील करना है क्या? रिवीजन लीन का, चैप्टर 3 का। ठीक है, अब आ जाते हैं, जल्दी से देखिएगा किस तरीके से लीन है। मैं तेजी से लीन का रिवीजन शुरू कर रहा हूं। लीन था क्या? इसको सबसे पहले हमने तीन तरीके के, मतलब ये बेसिकली टोयोटा वगैरह ने चालू किया था, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के हिसाब से। उन्होंने टीपीएस बोला था, उन्होंने कहा था तीन तरीके के हम लोग एनिमीज हैं हमारे। मुरी, मुरा, मुदा। मुरी का मतलब कोई चीज ओवरबर्डन है, जैसे कि ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको। एक ट्रक है जिसके अंदर तीन ट्रक हैं, जिसके अंदर आप बेसिकली दो ट्रक में 6 टन जा सकते हैं आराम से। लेकिन मुरी क्या कह रहा है? एक ही टन में सारा ले जाएं, ओवरबर्डन कर रहे हैं। मुरा क्या कह रहा है? मुरा कह रहा है कि नहीं, एक टन में, एक ट्रक में ज्यादा ले जाते हैं, 4 टन, एक में 2 टन। और मुदा क्या कह रहा है? मुदा कह रहा है कि बहुत सीधी सी बात बोल रहा है कि दो टू टू टन हम पर्टिकुलरली ईच 3 ट्रक्स में ले जाते हैं। तो आप कहेंगे ऑब्वियसली वी आर वेस्टिंग 1 टन इन ईच ट्रक कैपेसिटी। तो हमारे को जो अपने स्टडी मटेरियल है उसमें मुदा पे फोकस करना है। और हमसे मुदा के बारे में क्या बोला गया है? उन्होंने कहा पूरी वैल्यू स्ट्रीम में, हमें पूरी वैल्यू स्ट्रीम में मुदा पे फोकस करना है, और मुदा किस तरीके से है उसको ढूंढना है और उसको हटाना है। अब आपने कहा कि सर मुदा को कैसे हटाएंगे, थोड़ा गाइड करिए। मैंने कहा देखिएगा बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप कहेंगे सर कैसे? सबसे पहले आपको 7 टाइप ऑफ वेस्ट को अपना एनिमी मानना है अगर आप मुद्दा पे फोकस करना चाह रहे हैं। 7 टाइप ऑफ वेस्ट, हाँ जी 7 टाइप ऑफ वेस्ट हैं। आपने कहा कौन कौन से 7 टाइप ऑफ वेस्ट हैं? मैंने कहा बहुत आसान आसान वेस्ट हैं। डाउन टाइम, हमने इसकी एक्रोनिम पढ़ी थी। डाउन टाइम अगर आपको याद हो, डी मतलब डिफेक्ट। मैं जल्दी से यहाँ आ जाऊँ। डी मतलब डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब आपने देखिए, आपने एक चीज बनाई लेकिन वो खराब निकली, एक तरीके से वेस्ट ऑफ कैपेसिटी कर दी। दूसरा, ओ, ओवर प्रोसेसिंग, मतलब ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन मतलब आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी, 100 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी, आपने 120 यूनिट्स बना दिए, आपने फिर से अपनी कैपेसिटी वेस्ट कर दी। और इस कैपेसिटी वेस्ट करने के चक्कर में आपने एक और वेस्ट क्रिएट कर दिया, इन्वेंट्री। क्योंकि अब वो जबरदस्ती स्पेस ले रही है, कैरिंग कॉस्ट वगैरह लगा रही है, तो आपने कहा एक और वेस्ट क्रिएट हो गया, इन्वेंट्री का। तो आपने कहा सर डी ओ आई खत्म हो गया, लेकिन हम डाउन टाइम को सीक्वेंस में चलेंगे। तो आपने कहा सर डी ओ डब्ल्यू एन। डब्ल्यू का मतलब क्या था? आपने कहा सर वेटिंग टाइम। वेटिंग, मैंने आपको बैटमैन रॉबिन की जीआईएफ दिखाई थी, एटीएम में जैसे लोग खड़े होते हैं उसकी भी जीआईएफ दिखाई थी। जैसे मैंने कहा था एटीएम में लोग लाइन में खड़े हैं और वो लोग वेट कर रहे हैं, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। सिमिलरली अगर एक एक पर्टिकुलर आइटम, कोई भी आइटम है, कई सारे मोबाइल्स बन रहे हैं, एक मोबाइल के हिसाब से सोचे, वो वेट कर रहा है कि उसका टर्न आएगा, क्योंकि अगली प्रोसेस पे काम शुरू होगा, तब उसकी टर्न आएगी। तो आप कहेंगे ये वेटिंग वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्टेज है। बिल्कुल बिल्कुल वेट नहीं होना चाहिए। जैसे पिछली प्रोसेस पे काम खत्म हो, इमीडिएटली नेक्स्ट प्रोसेस पे वर्क शुरू हो जाना चाहिए। फिर आपने कहा कि सर इसके बाद आपने कहा था एन, नॉन यूटिलाइज टैलेंट। ये लेकिन हमारे पास आपने समझा था ये एट्थ मुद्दा है, एट्थ वेस्ट है। इसको हम कंसीडर नहीं करते, हमारे स्टडी मटेरियल ने इसको कंसीडर नहीं कर रखा। फिर मैंने आपको कहा था, मैंने आपको क्या बोला था इसके बाद? डी ओ डब्ल्यू एन, हाँ टी। टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन। आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, आपने कहा कि सर हमारा लेआउट इतना खराब है, हमारा लेआउट इतना खराब है कि हमारे को अगर जबरदस्ती, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स, फिनिश गुड्स, जो भी है, चाहे रॉ मटेरियल है, जबरदस्ती मटेरियल हैंडल किया जा रहा है, यहाँ से वहां भेजा जा रहा है, जबरदस्ती कभी यहाँ से यहाँ भेज दिया जाता है, फिर यहाँ से यहाँ भेज दिया जाता है। इट इज कंप्लीट वेस्ट। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट कहलाता है कि आप उसके ट्रांसपोर्टेशन के वेस्ट को बचाइए, अपना लेआउट अच्छा करिए। आपको अपने लेआउट पे वर्क करना है, ताकि आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल या किसी भी चीज का, वो मिनिमम हो सके। फिर आपने कहा सर टी आई, आई हो गया एम। एम मतलब मोशन। मैंने आपको पहले ही बताया था मोशन, टाइम एंड मोशन स्टडी के बेस पे है। आपने भी देखा था एक जीआईएफ थी, एक आदमी इधर से इधर दौड़ रहा था, दूसरा आदमी इधर से इधर दौड़ रहा था, विदाउट एनी रीजन। मतलब वो टूल्स जो हैं उसके पास रखे होने चाहिए, जबरदस्ती की उसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये इलॉजिकल मूवमेंट हमारा एक काइंड का वेस्ट है। आपने अगर टूल्स उसके पास रख दिए तो सारा मूवमेंट ही खत्म हो गया। आपने कहा कि सर इस तरीके के मोशंस जो इलॉजिकल हैं उस पर हमें फोकस फोकस करना चाहिए। मतलब एक ह्यूमन कम से कम मूव करे। मैं आपको एक सीधी सी बात कर रहा हूँ,
आप आप अपनी ऑफिस में भी बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपका सारी चीज एक ही जगह पे होनी चाहिए, इतना इतना भी ना मूव करे। इस तरीके का अगर आपने अरेंजमेंट बनाया तो आप कहोगे आपने वेस्ट पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि आप सीधा सिर्फ एक ही जगह पे बैठे हैं, एक ही जगह कंसंट्रेट कर रहे हैं, आपको इधर नहीं मूव करना, उधर नहीं मूव करना, मोशन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर आपने कहा कि सर लास्ट होता है ओवर प्रोसेसिंग या एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, ई मतलब। तो आपने कहा ओवर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि देखिए ओवर प्रोसेसिंग या एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग का मतलब होता है, ओवर प्रोसेसिंग या एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग का मतलब होता है, हम लोग कह रहे हैं कि जैसे हमने एक चार्जर का एग्जांपल लिया था, एक चार्जर का एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने कहा था जबरदस्ती आपने इतनी पैकिंग करके उसको दिया है जिसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, ये हमने डाउन टाइम समझा था। अब देखते हैं क्या, अब हम लोग टेक्निक्स देखते हैं जो हम फॉलो करते हैं लीन के अंदर। कई टेक्निक्स हैं, जिट है, काइजन है, 5S है, टीपीएम है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग जिसे वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम भी कहते हैं, सिक्स सिग्मा है। ये सब हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। इसमें से सिक्स सिग्मा मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है, रिवाइज, इसलिए मैं वो रिवाइज नहीं कराऊंगा। चैप्टर 2 के साथ मैंने कराया था। अब जल्दी से आइए जिट पे। जिट होता क्या है? जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम के कुछ की एलिमेंट है, मतलब अगर आप जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। पहली क्या है? आपने कहा कि सर आपको रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रिड्यूस करनी पड़ेगी, और ये भी याद रखना होगा कि क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिसीव हो। उसको करने के लिए आप क्या करेंगे? आप सप्लायर से पहले ही डिस्कस कर लेंगे कि भाई मेरे को क्या चाहिए, एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम बता दो जब तुम मैं आपको बताने को तैयार हूं जब आप मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। फिर आप उससे कहेंगे रॉ मटेरियल ना सीधा मेरे शॉप फ्लोर लेवल पे हो। और आप उससे कहेंगे तुम ना यहाँ तक डिलीवरी और क्वालिटी की खुद जिम्मेदारी लोगे, और मैं आपको डायरेक्टली बता दिया करूंगा कि मेरे को, जैसे मेरे पास मैंने एक बहुत अच्छा सिस्टम लगा रखा है जिससे जैसे ही मेरे यहाँ कुछ चेंज होता है, आपको ईआरपी सिस्टम में मेरे यहाँ कोई चेंजेस या रिक्वायरमेंट होती है आपको उसी समय पता चल जाएगा। अब आपने कहा कि अच्छा सर बिल्कुल इतना अच्छा सिस्टम है, हाँ इतना अच्छा सिस्टम है, तो जैसे ही रिक्वायरमेंट हो आप फुलफिल कर दीजिएगा। और स्मॉल डिलीवरीज में डिलीवर करिएगा, ये नहीं कि आप वेट करें कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आएगी तभी डिलीवर करूंगा। स्मॉल डिलीवर पे डिलीवर करिएगा, जहां पे बिल्कुल शॉप फ्लोर लेवल पे डिलीवर करिएगा। अब हमने कहा यार क्वालिटी भी खराब हो सकती है, तो हमने अपने इंजीनियरिंग टीम वगैरह को क्या कहा, अपने अपनी इंजीनियरिंग टीम वगैरह को कहा कि आप एक काम करिए, हमने उनसे बोला कि आप एक काम करिए, आप ले जाके आप ले जाके अपना, मैंने लाइन गलत बोल दी, आप वहां जाके बैठिए, सप्लायर साइट पे जाके बैठिए, कुछ ले जाना नहीं है, आप सप्लायर साइट पे जाके बैठिए, वहीं पे उनकी प्रोसेसेस को इम्प्रूव करिए, और वहीं पे आप इंस्पेक्ट वगैरह भी करिए, वहीं पे सब कुछ करिए। पहले तो कोशिश करिए कि इंस्पेक्शन की जरूरत ही ना हो, उनकी प्रोसेस इतनी अच्छी हो जाए, और अगर जरूरत हो तो वहीं पे इंस्पेक्ट करिए, ताकि हमारे पास जो गुड्स हैं वो एकदम बढ़िया क्वालिटी के गुड्स हैं, हमारे पास मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है। सेकेंड चीज हमें क्या याद रखनी है, हमें WIP की इन्वेंट्री पे फोकस करना है। हमें WIP की जब इन्वेंट्री को पर फोकस कर रहे हो तो हमें ये याद रखना है कि हमारे डिफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होने चाहिए, हमारे हमारा स्क्रैप की कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, और और हम अच्छे से अच्छे गुड्स ही प्रोड्यूस करें। तो आपके लिए इसके लिए कुछ सब पॉइंट्स बने थे। जब आपने कहा कि सर आप WIP की इन्वेंट्री को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आपने सबसे पहले सोचा था कि हम एक काम करते हैं, अपनी सेटअप कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। मैंने कई एग्जाम्पल दिखाए थे, कई वीडियो दिखाए थे आपको, नेस्कार, F1 रेस, SMED, भगवान जाने कितने सारे हमने वीडियोस देखे थे जिसके अंदर हमने समझा था कि देखो हमारा सेटअप टाइम हमें रिड्यूस करना है। मैंने आपको ये भी दिखाया था, एक बॉटलिंग प्लांट दिखाया था जिसके अंदर सेटअप टाइम वन टाइप ऑफ बॉटल से सेकंड टाइप ऑफ बॉटल पे आने के लिए बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर वो चेंज कर रहा था। इससे फायदा क्या हो रहा था, जब आपने कहा कि सर जब आपने सेटअप टाइम रिड्यूस कर दिया तो आपको बड़े ज्यादा ज्यादा बड़ा लाट आपको क्या कहते हैं बेस्ट साइज लेने की जरूरत नहीं। आपने कहा लार्ज बेस्ट साइज लेने की जरूरत नहीं है, क्यों सर? क्योंकि देखो हम लार्ज बेस्ट साइज लेते क्यों थे, मान के चलिए पेप्सी है, पेप्सी ने मिरिंडा से 7 अप पे स्विच करना है। जब वो पेप्सी मिरिंडा से 7 अप पे स्विच करेगी तो ऑब्वियसली वो अपना पूरा बॉटलिंग प्लांट वगैरह जो भी है उसको क्लीन करेगी। अब उसको पूरा दिन लग रहा है उसके लिए,
तो जो वो पूरे दिन की कॉस्ट है वो कहेगी यार बेकार हो रही है, तो एक काम करते हैं, अब जब मैं 7 अप बना रही हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 7 अप बनाऊं और उसके बाद ही दोबारा स्विच करूं किसके ऊपर, मिरिंडा पे, अदरवाइज फिर से मेरी पूरा दिन बेकार होगा। तो मैं इसीलिए बैच साइज बड़ा करना चाह रहा होता था। अब हम चाहते क्या है, हम इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि यार हम डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो करेंगे, जैसे हम वीडियो बनाएंगे, वीडियोग्राफी वगैरह करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये बैच साइज में किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है, और उसको अल्टीमेटली धीरे धीरे करके उसको रिड्यूस करते जाएंगे। जैसे हमने देखा था F1 रेस में पहले कितना ज्यादा टाइम लगता था, बाद में कितना कम टाइम लगने लग गया, पेट्रोल रिफ्यूल, टायर चेंज, सब चीज में। तो आपने कहा सिमिलरली हमारा फैक्ट्री के अंदर हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से हर चीज के अंदर, मैंने आपको फैक्ट्री का भी दिखाया, जैसे बॉटलिंग प्लांट का दिखाया, तो आप कहेंगे कि यार हमारा सेटअप टाइम लीस्ट होना चाहिए, ये आपने कहा। ठीक है, इसके लिए आप डेफिनेटली आप इस पे वर्क अपॉन करेंगे कि लेंथी सेटअप टाइम ना हो, क्योंकि लेंथी सेटअप टाइम क्यों हो, क्या दिक्कत करता है, लेंथी बैच साइज ना हो। बड़ा बैच साइज क्या दिक्कत करता है, क्योंकि कब कब करते हैं बड़ा बैच साइज, अगर टाइम कंज्यूमिंग सेटअप है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक्सपेंसिव भी होगा ऑब्वियसली, तो उसकी कॉस्ट को ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स के बीच में डिवाइड करने के लिए आप बड़ा बैच साइज बना रहे होते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, आपने तो बना दिया, नेक्स्ट प्रोसेस पे जब गुड्स पहुंचे तो उसको पता चला अरे ये तो गुड्स खराब बन गए, तो आपने तो पूरा एक बार में बैच बनाया था, आपको पता ही नहीं चला, आपको तब पता चला जब नेक्स्ट प्रोसेस पे जाके पता देखा कि ये तो गुड्स खराब बन रहे हैं, तो जितने गुड्स बीच में बने थे वो सारे बेकार हो गए। इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप क्या करेंगे, आपसे बड़ी सिंपल सी बात बोली, इसीलिए कि आप अपने बेस्ट साइज पे वर्क अपॉन करेंगे, आप अपना सेटअप टाइम पे वर्क अपॉन करेंगे, ये कहा। सेकेंड पॉइंट बोला कि यार सबके फ्लो को हमें सिंक्रोनाइज करना है, जैसे थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट में पढ़ा था। सबके फ्लो को सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या होता है, मैंने कहा सबके फ्लो को सिंक्रोनाइज करने का मतलब होता है कि जिस स्पीड से हमारा हमारा बॉटलनेक पे वर्क हो रहा है उसी स्पीड से आप बाकी मशीन्स पे भी वर्क करें। अब इसको करने के कई तरीके हैं, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स वगैरह तो हम डील कर ही चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पुल सिस्टम को और ज्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। पुल सिस्टम क्या था, आपको याद होगा दो तरीके के सिस्टम थे, पुल सिस्टम एंड पुश सिस्टम। पुल सिस्टम में आप क्या करते थे, आपने कहा कि सर पुल सिस्टम में मान के चलिए, मैंने आपको एग्जांपल बहुत सारे दिए थे कान बान के लिए, एक लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया था। तो पुल सिस्टम में क्या करते थे, जब डिमांड आती है उसके बाद हम गुड्स बनाना शुरू करते हैं। हमने डेल की वेबसाइट देखी थी, सब चीज समझी थी इस चीज के अंदर कि जैसे ही डिमांड आती है उसके बाद हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं। बहुत लो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पहले से करके रखते हैं, अदरवाइज जब डिमांड आती है तभी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, और पुश सिस्टम में क्या होता था, पुश सिस्टम में आपने कहा कि सर हम पहले से इन्वेंट्री बना के रखते थे। हमने सैंडविच का भी एग्जांपल लिया था कि देखो हमारे पास 4 तरीके के सीजन और 4 तरीके की ब्रेड है, तो हम 16 टाइप ऑफ ब्रेड वो बना सकते हैं किसके अंदर, पुल सिस्टम के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के हिसाब से 4 into 4 16 टाइप्स की। लेकिन पुश के अंदर हमें मजबूरन लिमिटेड टाइप की ही इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम ज्यादा इन्वेंट्री अलग अलग टाइप की नहीं रख सकते, क्या पता एक टाइप पे ज्यादा ऑर्डर आए दूसरी पे ना आए। तो आपने कहा कि सर इसमें भी पुल सिस्टम हमारी हेल्प करता है। तो आपने आपने ये कहा कि सर इसके लिए हमारे पास कई टेक्निक्स थी। पहली टेक्निक हमें सिखाई गई कानबान कार्ड। कानबान कार्ड एक तरीके का लाइब्रेरी कार्ड होता है, जैसे हम लाइब्रेरी से मान के चलिए ये बुक लेके आए, ये जब बुक लाए तो आपने इसमें से लाइब्रेरियन क्या करते हैं, लाइब्रेरियन इसके ऊपर लिख देते हैं कि आपकी इस तारीख को रिटर्न करनी है, कार्ड लेते हैं, कार्ड लगा देते हैं। आपने कहा अच्छा, अब कार्ड से पता चल गया कि ये बुक अब उस जगह पे नहीं है, आपके पास कार्ड है इसका मतलब बुक नहीं है। अगर ज्यादा कार्ड एक ही टाइप की बुक के आ रहे होते हैं तो लाइब्रेरियन को बड़े इमीडिएटली पता रहता है कि हमें क्या करना है, हमें इस टाइप की बुक को परचेज करना है और परचेज करना है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी और परचेज करनी है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, आप शेल्फ पे जैसे ही चीज हटी, जैसे मान के चलिए आप एक वेयर हाउस में है, वेयर हाउस नहीं आप एक मॉल में है, आपने गुड्स खरीद के आप बाहर निकले डिपार्टमेंटल स्टोर से, आपने जैसे ही पे किया, अब तो RFID वगैरह से सीधा पता चल जाता है, इन्वेंट्री वगैरह अपडेट हो जाती है कि यार अब आइटम खत्म हो गया है। पहले क्या होता था, एक चिट होती थी, वो हटा लेते थे कि अच्छा ये अब अलग रख दिया, कि अब ये हटा लिया, अब हमें पता है इतनी हट चुके हैं, इसका मतलब इसकी डिमांड हमें करनी है, ये आइटम अब खत्म होता जा रहा है। तो आपने कहा कि सर बड़ी सीधी सी बात है, उसको अब मंगवाना पड़ेगा ना, जो हमने कार्ड हटाया उसमें से।
तो बिल्कुल वही चीज करते थे। अब आरएफआईडी से स्कैन करके सीधी सीधी आगे बढ़ाते जाते हैं कि यार बार कोड स्कैन किया, आगे बढ़ते जाओ, हमें पता चलता जा रहा है, सिस्टम में अपने आप अपडेट होता जा रहा है कि ये आइटम कम होता जा रहा है। तो दिस इज नोन एज कानबान। कानबान सिस्टम क्या कहता है, जब आपको रिक्वायरमेंट आए तो पीछे कार्ड आप पास करते जाए। हमने इसके ऊपर टोयोटा वगैरह का एक ये भी देखा था बड़ा सिंपल, कि जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आ रही थी तो ये बंदा यहाँ पे कानबान भेज रहा था, एक सेकेंड, ये पर्सन यहाँ पे कानबान भेज रहा था प्रोडक्शन टीम को, प्रोडक्शन टीम ने यहाँ से उठा के जब भेजा उसके बाद अपने कहा कि सर पीछे पीछे फैक्ट आपने मटेरियल वाले को, सप्लायर वगैरह को कानबान भेजा था, और इस तरीके से था। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पुल सिस्टम। दूसरा हमने सीखा था वर्किंग सेल्स में वर्क करना। आपने कहा सर वर्किंग सेल्स में, हाँ, ग्रुप करके मशीन को वर्किंग सेल्स में वर्क करना। इसी के अंदर हमने सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि स्टडी मटेरियल में एक अलग टॉपिक है, हमने यहीं पे डील कर लिया था। आपको मैंने समझाया था ग्रुप टेक्नोलॉजी, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग या वन पीस फ्लो, प्रोडक्शन फ्लो क्या है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सिमिलर टाइप के पार्ट्स को ग्रुप करते हैं। आपने कहा सिमिलर टाइप के पार्ट्स को ग्रुप करते हैं, हाँ जी। जैसे ये बड़े अलग अलग टाइप के पार्ट्स हैं, हमने एक तरीके के जो घूमने वाले टर्निंग पार्ट्स हैं उसको एक तरीके से कर दिया, ज्योमेट्रिक वाले अलग तरीके से, फॉर्म पार्ट जैसे हमने बनाया है किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसको अलग कर लिया। ऐसे ही आप प्रोडक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। आपने कहा शर्ट्स एक साइड कर दी, शर्ट ट्राउजर एक साइड कर दिए, तो आपने कहा कि सर शर्ट टी शर्ट वगैरह सब एक कैटेगरी कर दी, ट्राउजर वगैरह एक कैटेगरी कर दी, और इन सबको हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, फैमिली। क्योंकि एक ही फैमिली में थोड़े से वेरिएशन है, एक ही फैमिली में थोड़े से वेरिएशन है। जैसे हमारी फैमिली में मेल भी है, फीमेल भी है, किड भी है, सब कुछ है तो एक ही तरीके के लोग, एक ही सोच वाले, है ना, है तो एक ही सोच वाले। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे फैमिली है। आपने कहा कि सर एक ही तरीके की चीज है, पार्ट्स ही हैं। आपने कहा एक टर्निंग वाले हैं, एक ज्योमेट्रिक है, ऑल्दो थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। लेकिन अब एक बात जानते हैं आप, जो सेम टाइप की फैमिली होती है उसके अंदर फंक्शंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो अब हमने क्या किया, फंक्शंस को, अभी तक क्या था, हमने डिपार्टमेंट्स बना रखे थे, अभी तक क्या था, हमने डिपार्टमेंट्स बना रखे थे। अब डिपार्टमेंट्स हटा के, डिपार्टमेंटलाइजेशन हटा के, अब हमने क्या किया, उसको सेल्स में कन्वर्ट कर दिया, क्लस्टर्स या सेल्स में कर दिया, जैसे वर्किंग सेल भी कहते हैं। जैसे अगर टी हमने बहुत बड़ी बड़ी मशीन ना लगा के उसकी छोटी छोटी मशीन लगाई, और आपने कहा ये पूरा एक डिपार्टमेंट था, ये अलग डिपार्टमेंट था, ये अलग डिपार्टमेंट था, और ये अलग डिपार्टमेंट था, 4 डिपार्टमेंट्स में हमारा प्रोसेस होता था। आपने कहा कि सर यहाँ से जैसे टर्निंग पार्ट्स थे, यहाँ जाते थे, फिर यहाँ जाते थे, फिर यहाँ जाते थे, फिर यहाँ जाते थे, बहुत बेकार ट्रांसपोर्टेशन था, बेकार में मूवमेंट था, ये बेकार के वेस्ट थे। तो आपने इसको बचाने के लिए क्या किया, आपने कहा कि सर एक ही क्लस्टर बना दिया, और उस पर्टिकुलर एक आइटम के लिए एक क्लस्टर, दूसरे आइटम के लिए दूसरा क्लस्टर, तीसरे के लिए तीसरा, मशीन्स का इस तरीके से सेल बना दिया। और कोशिश की कि हमारा ये सेल नगाड़े सेल हो, नगाड़े सेल मतलब यू शेप सेल हो, जिसमें एक ही पर्सन पूरा प्रोडक्शन करे, एक ही पर्सन पूरा प्रोडक्शन करे। टिपिकली 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, इस तरीके का भी सेल होता है, एक यहाँ लगा पड़ा है, एक यहाँ लगा पड़ा है। तो आपने कहा कि सर इससे फायदा क्या होता है, इससे इससे फायदा, जब ये एक ही पर्सन प्रोड्यूस कर रहा होता है, इसने पहले फर्स्ट मशीन पे काम किया, फिर सेकंड पे काम किया, थर्ड पे किया, फिर फोर्थ पे किया, उसी आइटम पे, अगर कहीं मशीन सही नहीं चल रही थी तो उसने जिडोका खींच के उसने मशीन को वहीं रोक दिया। आपने कहा पहले जिडो का रोप होती थी, अब बटन है, बड़ी सीधी सी बात है, मतलब मशीन को वहीं वहीं के वहीं उसने स्टॉप कर दिया। तो द पॉइंट इज कि यार इसके अंदर डब्ल्यूआईपी क्रिएट होने का ऑप्शन ही नहीं रहा, क्योंकि यही पहली मशीन पे है, फिर सेकंड पे लेके गया, फिर थर्ड पे लेके गया, तो डब्ल्यूआईपी का कोई चांस ही नहीं रहा। और हमने जब सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग की, हमने मशीन्स को वैसे ही छोटा छोटा लिया है, एक एक सेल बनाने के लिए। इसके अंदर हमने ये भी समझा था कि ये देखिए, ये एक मिथ है कि छोटी मशीन्स एक्सपेंसिव आती हैं, बड़ी मशीन्स कॉस्टली आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि छोटी मशीन्स हमारे को कॉस्ट ज़्यादा सेव करके देती हैं, हमारा इन्वेंट्री की भी कॉस्ट बहुत सेव करके देती है, और टोटल जो मशीन की कॉस्ट है वो भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है, और सर्टेन ओकेजन छोटी मशीन सस्ती आती है। ठीक है, तो ये एक तरीका था और डब्ल्यूआईपी को बचाने का। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के हमने एडवांटेजेस वगैरह पढ़े थे, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, सी। अगर आपको डब्ल्यूआईपी बचानी है, अब देखो आपने कितने चेंजेस लाए, आप कानबान ले आए, आप सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग ले आए, तो आपको अपनी अपने वर्कफोर्स के अंदर भी चेंज लाना होगा, तभी वो डब्ल्यूआईपी बचाएगी। आपको वर्कफोर्स को पहले ही सिखाना होगा कि देखो, देखो जब आप जिडोका खींच रहे हो, जितनी देर में रिपेयर टीम वाला आ रहा है उतनी देर में तो आप कई चीजें खुद ही सही कर लोगे। जितनी देर में रिपेयर टीम वाला आ रहा है उतनी देर में तो आप
कुछ आइटम्स को खुद ही से, कुछ छोटे मोटे डिफेक्ट्स को तो खुद ही सही कर लोगे, तो क्यों खुद नहीं कर रहे, क्यों उसका वेट कर रहे हैं? आपने कहा बात तो ठीक है, खुद ही कर लो। उसका वेट करने का लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है ना। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, हम ये कहेंगे उसका पर्सन का वेट करने का किसी तरीके से कोई लॉजिक नहीं बनता। आपको छोटे मोटे रिपेयर्स हम खुद सिखाएंगे। तो ये चेंज लाना हमें जरूरी है। हमें हमें उसको, वर्कर को मल्टी क्रॉस फंक्शनल बनाना है, कि ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पे ही काम कर सके, दूसरी पे भी वो कर सके, तीसरी पे भी काम कर सके। हमारे को वर्कर्स को सारी मशीन्स पे काम करने लायक क्रॉस फंक्शनल बनाना है, क्योंकि सेल्युलर में तो आपको पता है एक ही सेल में सब तरीके की मशीन है, तो उसको सब तरीके के काम आने चाहिए, ना कि सिर्फ ये। उसको ऑटोनोमस मेंटेनेंस भी आना चाहिए, छोटा मोटा मेंटेनेंस, जब तक रिपेयर टीम नहीं आ रही तब तक वो सही करे और उसका काम इंप्रूव हो। उसको क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी हमें सिखाना चाहिए। तो आपने कहा जिडोका, मैंने आपको बताई थी, वो है क्या बेसिकली? जिडोका यही कहती है, जिडोका एक रोप होती थी जिसको हम खींच देते थे, जैसे ही अगर कोई दिक्कत आती थी तो आपका बिल्कुल अच्छा खासा काम चल रहा होता था, लेकिन जैसे ही हमें दिखता था प्रोडक्ट सही नहीं बन रहा, हम जिडो का बटन दबा देते थे या रोप खींच देते थे, जिससे हमारी प्रोडक्शन रुक जाता था, और उसके बाद हम खुद ही ऑटोमेटेड तरीके से, ऑटोनोमस तरीके से अपने आप ही छोटे मोटे रिपेयर्स कर लेते थे, अगर रिपेयर टीम को आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि हमें सिखा रखा है। फिर हमें यहाँ पे अपना सिस्टम, इनवॉइसिंग सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे बैक फ्लशिंग के हिसाब से इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। ये मैं अभी 1 मिनट में बैक फ्लशिंग पे लेके आ रहा हूँ। फिर आपने कहा कि सर अब आ गए अकाउंटिंग सिस्टम में, इनवॉइसिंग सिस्टम पे। आपने कहा वो क्या होता था? हमें बैक फ्लश करना होता था। बैक फ्लश का मतलब, अब देखो, जब आपने कह दिया अपने सप्लायर से कि तू सीधा आके फैक्ट्री फ्लोर पे डिलीवर कर दे, भाई उसने इनवॉइस नहीं भेजा, वो छोटे छोटे आइटम्स, छोटे छोटे आपने उससे कहा क्वांटिटी में गुड्स डिलीवर कर, वो जल्दी जल्दी गुड्स डिलीवर कर रहा है, वो बेचारा, उसकी क्या गलती? वो इनवॉइस बनाए या गुड्स डिलीवर करे? तो आपने लेटेस्ट से पहले आप 2 टाइम्स मंगवाते थे विद इन अ मंथ, अब आप 1000 टाइम्स मंगवा रहे हैं विद इन अ मंथ। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सप्लायर टू डिलीवर इनवॉइसेस, गेट पास एक्सेट्रा फॉर होल 1000 यूनिट्स। हम भी गेट पास वगैरह सारी चीजें हटा देते हैं, हम कहते हैं सीधा तू फैक्ट्री के शॉप फ्लोर लेवल पे ही डिलीवर कर। जब आप ऐसा करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई? वो बेचारा इनवॉइस नहीं बना पाया, क्वांटिफाई नहीं हो पाया कि कितने यूनिट्स आए कितने नहीं आए। अब हम कहते हैं आप चिंता ना करो, हम आपको अपने हिसाब से पे करेंगे, आपको ये तो पता है कितने यूनिट्स बनाए? वो कहता है हाँ मेरे को ये पता है। हम कहते हैं तू एक ही इनवॉइस बना, चार चार इनवॉइस, 1000 इनवॉइस मत बना, डू नॉट मेक 1000 इनवॉइसेस, रेदर यू मेक 1 इनवॉइस ओनली। हम कहते हैं कि देखो, हम कहते हैं हमारा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुए लेटेस्ट से 1000 यूनिट्स, लेटेस्ट से 1000 मतलब हमने चश्मे बनाए, सनग्लासेस बनाए, फॉर विच वी रिक्वायर 2 lenses, we require 2 lenses, so obviously we purchased 2000 lenses। उसने कहा हाँ 2000, लेकिन हमने कहा यार स्क्रैप भी हुए हमारे कुछ लेंस, लेटेस्ट से 500 लेंस स्क्रैप हो गए। तो हमने उससे कहा कि भाई 2500, लेकिन उसने कहा मैंने 2500 नहीं सप्लाई किए। हमने कहा नहीं नहीं, एक चीज रह गई, कि कुछ क्या पता हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हो, उसका एडजस्टमेंट और देख लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट करके हमें पता चल गया कि अल्टीमेटली हमने कितने यूनिट्स उससे मंगवाए हैं। उसने कहा हाँ अब आप सही निकाल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा खतरा है जो मैं आपको दिखाता हूँ। बैक फ्लैश के अंदर आइएगा नीचे, 1 मिनट। बैक फ्लैश तभी कामयाब है जिट के अंदर, पेज 3-20 पे हूँ, जब आपकी प्रोडक्शन रिपोर्टिंग सही हो, स्क्रैप रिपोर्टिंग सही हो, इन्वेंट्री रिपोर्टिंग सही हो, अदरवाइज बैकफ्लैश फेल है। आपने कहा ये लॉट रेसिंग क्या है? मैंने कहा बताता हूँ। अगर गीगो, मतलब गीगो क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छी चीज डालोगे तो अच्छी निकलेगी, गार्बेज डालोगे तो गार्बेज निकलेगी। आपका इन्वेंट्री सही आपने रिपोर्ट कर रखा है, स्क्रैप सही रिपोर्ट कर रखा है, प्रोडक्शन सही रिपोर्ट कर रखा है, तभी ये सक्सेसफुल है। तो आपको अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपरली ट्रेन करना है, रिटेन करना है, और अच्छे एम्प्लॉयज को कहीं नहीं जाने देना जो सही रिपोर्टिंग करें। साथ में आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को सही करना है जो कि लॉट ट्रेस कर सके, क्योंकि अब लॉट्स में बहुत मुश्किल हो गया। वो जल्दी जल्दी छोटी छोटी क्वांटिटी में दे रहा है, तो आपको पता नहीं चल पा रहा कि किस आइटम को किस लॉट में लग के बन के निकला। तो आपको जिस समय प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी के अंदर आपको कंप्यूटर के साथ दिमाग लगाते हुए RFID बेस पे आपने बिल्कुल लॉट्स की भी सिस्टम मैनेज करके चलनी है। ये नहीं कि आपने जेट लगा दिया तो लॉट छोड़ दो। आपको अपना कंप्यूटर सिस्टम इस तरीके के मैनेज करने हैं जो कि लॉट भी, पिकिंग सिस्टम वगैरह सारी चीज उसकी बार कोड वगैरह के बेस पे हो, और वो लॉट भी मैनेज कर पाए। इसके बाद हम आए थे
कि देखो अगर कोई पूछे कि मेन फीचर्स क्या हैं जिट के, तो हमने कहा बड़े आसान फीचर है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, लेबर टाइम रिड्यूस हो जाता है, आइडल टाइम आपको पता है, डिफेक्ट एलिमिनेट हो जाते हैं, कस्टमर डिमांड को हम जल्दी रेस्पॉन्सिव वे में ज़्यादा अच्छे से मीट कर पाते हैं। और लास्ट आपने कहा कि सर हमें भी मालूम है कि हाई क्वालिटी मटेरियल वगैरह आता है क्योंकि हमने इंस्पेक्शन उसके पास शिफ्ट कर दिया। अच्छा, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं जिट के? आपने कहा हम हमारे पास प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वैरायटी नहीं होनी चाहिए गुड्स की, हमारे वेंडर जो हो रिलायबल हो, अच्छे हों, ये नहीं कि हमने उसको सिलेक्ट कर लिया लेकिन वो बाद में डिच कर जाए, बाद में डिले कर दे। फिर आपने कहा कि अच्छा, फिर और क्या हो सकता है, अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए उनके और हमारे बीच में, डिमांड एक स्टेबल डिमांड होनी चाहिए जो हमारे पास आ रही है, ये नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन एकदम स्पाइक आ रहा हो फिर एकदम कम आ रहा हो, क्योंकि इससे हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। टीक्यूएम हम इम्प्लीमेंट करें, डिफेक्ट फ्री मटेरियल आ रहा हो, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो कि टीपीएम में हमने डील करना है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा सर परफॉर्मेंस मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे केपीआई भी कहते हैं। आपने कहा जिट के अंदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपने कहा कि सर देखो जिट जो है हमारे ट्रेडिशनल तरीके के केपीआईज फॉलो नहीं करता, जिट जो है हमारे ट्रेडिशनल तरीके के केपीआईज फॉलो नहीं करता। फिर आपने कहा, फिर मैंने कहा देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा मशीन यूटिलाइजेशन वगैरह पे नहीं देखते, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह पे नहीं देखते जैसे हम ट्रेडिशनल में चल रहे थे कि भाई अगर हमने मशीन प्रॉपरली यूटिलाइज किया तभी मानेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन रेशियो होना चाहिए। रादर हम यहाँ कहते हैं मशीन को खाली रहने दो, इन्वेंट्री मत क्रिएट करो, डब्ल्यूआईपी मत क्रिएट करो, मशीन खाली है कोई बात नहीं, लेबर खाली हो जाएगी उतनी देर में, उसे बाकी चीजें सिखाओ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जबरदस्ती उससे मशीन को यूटिलाइज करें और डब्ल्यूआईपी क्रिएट करें। ऐसे ही हम पीस रेट सिस्टम को कभी भी फोकस नहीं करते, हम कहते हैं पीस रेट सिस्टम बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जबरदस्ती क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पे फोकस करने को कह रहा है। सेम लेबर एफिशिएंसी है, लेबर एफिशिएंसी के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो वो जबरदस्ती ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारी इन्वेंट्री क्रिएट करेगी। तो फिर आपने कहा कि यार हमारे को क्या मेजर्स अप्लाई करने चाहिए, हमने कहा जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वगैरह निकालें, जिससे हमें पता चले हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बाकियों से कितनी अच्छी है कितनी खराब है। हमारी ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होनी चाहिए, हमें अपना सेटअप टाइम रिड्यूस करना चाहिए, ये हमारे परफॉर्मेंस मेजर्स होने चाहिए कि कितना हमने सेटअप टाइम रिड्यूस किया, कितनी हमने कस्टमर कंप्लेंट्स रिड्यूस की और एड्रेस की, और स्क्रैप हमारा कितना आ रहा है, कितना हमने रिड्यूस किया, और कितनी हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आ रही है, क्यों आ रही है, ये हमारे परफॉर्मेंस मेजर्स होने चाहिए। आपने कहा कि कस्टमर सर्विस हमारी कैसी है, क्या कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, कितने आइडियाज जनरेट करके दे रहा है पर वीक हमारा एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय, ये चीजें हमें सोचनी है। ठीक है, ये हमारा चिट था। इसके बाद हम जल्दी से आगे किसके ऊपर, आपने कहा काइजन पे। काइजन में क्या होता था, आपने कहा सर बड़ा आसान था। काई का मतलब चेंज, जेन का मीनिंग टू सी और टू गेन विजडम फ्रॉम डूइंग। इसका कई लोग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मीनिंग निकालते हैं, कई लोग निकालते हैं चेंज फॉर बेटर और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। आपकी मर्जी है, मेरा मानना यह है आपको ये काई और जेन दोनों का मीनिंग याद रखना है, कंपलसरी है। कभी काइजन के बारे में लिखने को आए आपको ये बकायदा लिख के आना है, काई का मीनिंग ये है, जेन का मीनिंग ये है। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स को कहते हैं, ये रेडिकल इंप्रूवमेंट को नहीं कहते। इसके अंदर हम ये याद रखते हैं, हम मेंटेनेंस पे भी फोकस कर रहे होते हैं, जो हमारे करंट जितने हमने अब तक इंप्रूवमेंट किए उसको तो लेके चल ही रहे होते हैं, साथ में हमें और फर्दर इंप्रूवमेंट आइडियाज लेके चलने होते हैं। हमने देखा था काइजन का मतलब क्या है, इसका मतलब सारे वेस्ट पे एक साथ अटैक करना नहीं है कि हमने 7 के 7 वेस्ट पे एक साथ वर्क करना शुरू कर दिया कि ये क्यों आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं इसको रिड्यूस करो, नहीं। रदर इसका मीनिंग ये है, रदर इसका मीनिंग ये है हम किसी भी वेस्ट के ऊपर एक छोटा सा आइडिया लेके चलेगा, हर एम्प्लॉय अपनी तरीके से आइडिया देगा, एक टीम बनेगी, क्वालिटी सर्कल बनेगा, हर बार सजेशन दिया करेंगे, वो आइडियाज जनरेट किया करेंगे कैसे इस वेस्ट को रिड्यूस किया जाए, और छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स लेते लेते हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। हम एक टॉर्टोइस की तरह अपने रैबिट को डिफीट करने में लग जाते हैं और इवेंचुअली हम रैबिट को डिफीट कर देते हैं, क्योंकि स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट हमारे को बहुत ज्यादा रेडिकल इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली ले आते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। ये हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था दाइहात्सु मोटर कंपनी का, ये हमारा बेसिकली काइजेन थे। ठीक है, इसके बाद हम आए थे 5S पे, मैंने आपको अच्छे से याद कराए थे 5S, आई होप सबको याद होंगे। पहला था आपने कहा सॉर्ट, सेकंड सेट इन ऑर्डर या स्ट्रेटन, थर्ड स्वाइप या शाइन, फोर्थ स्टैंडर्डाइज,
और फिफ्थ सस्टेन। आई होप सबको याद होंगे, नहीं याद तो मैं फिर भी हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए सॉर्ट का मतलब क्या होता था, जो यूनिट, जो आइटम्स, जो पार्ट्स, जो यूनिट्स जो भी आपके कम यूज में आ रहे हैं उसको रेड फ्लैग करके आप अलग कर रहे होते थे, आप क्लासीफाई कर रहे होते थे कौन ज्यादा यूज में आ रहे हैं, कौन से आइटम्स कम यूज में आ रहे हैं, कौन से बहुत कम यूज में आ रहे हैं। तो आपने इस चीज को क्लासीफाई करने को आप सॉर्ट करना कहते थे। जो आपके यूज में नहीं आ रहे होते या बिल्कुल आपने कहा नॉन मूविंग आइटम है, उसको आप स्क्रैप कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज होती थी स्ट्रेटन। आपने कहा सर स्ट्रेटन, स्ट्रेटन में क्या कहा आपने, आपने कहा हर चीज का एक प्रॉपर प्लेस है और हर चीज प्रॉपर प्लेस पे है। दिस इज बेसिकली स्ट्रेटन या सेट इन ऑर्डर। इसका मतलब जैसे ये हर चीज एकदम प्रॉपर जगह पे रखी हुई है ताकि आपको डायरेक्टली इसी समय मिल जाए। आपने कहा कि सर यहाँ देखिए, अगर फाइल सिस्टम पे हमने इस तरीके से कर दिया, आपको जैसे ही कोई भी फाइल गलत जगह रखी होगी आपको उसी सेकंड पता चल जाएगा। आपने कहा इससे फायदा क्या होता है, इससे आपने कहा कभी भी गलती नहीं होती ढूंढने में, मिलने में, किसी भी तरीके से। मेरे खुद के ऑफिस में एक बार गलती हुई, लगा रखा था, तो उस समय नहीं लगा रखा था, क्या कहते हैं इस तरीके से। तो हुआ क्या, नंबरिंग से फाइल थी लेकिन जैसे 1350 फाइल नंबर है, उसको उसने 1360 के जस्ट बाद रख दिया, जस्ट 10 आगे रख दिया। अब ढूंढ ढूंढ के थक गए, वो फाइल मिल के रेडी नहीं, और वहीं उसी ब्लॉक में है जिसमें लिखा है ना 1300 टू 1400, उसी में है। फिर अल्टीमेटली मैंने कहा सारी फाइल निकालो 1300 टू 1400, तब मिली। और फिर मैंने उनको समझाया कि इस तरीके से आप भी टेपिंग करिए, और उसके बाद से कभी हम लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस नहीं की है। ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से एक एक सिस्टम बनाना है जिससे हर चीज का प्रॉपर प्लेस हो और हर चीज प्रॉपर प्लेस पे हो। मैंने आपको कई सारी फोटोग्राफ्स दिखाई थी, मैंने कहा था देखिए रोड पे भी मार्किंग इसीलिए बनी होती है, फैक्ट्री के अंदर दिखाया था, हमने जिट की फैक्ट्रीज देखी थी फोटोग्राफ्स में। आपको मैंने होंडा का एग्जांपल दिया था, होंडा का सर्विस सेंटर या किसी भी कार का सर्विस सेंटर, वो हर चीज जगह पे रखते हैं, हर चीज उनकी वहीं पे सेट तरीके से होती है। अगर कार का की सर्विस होनी है तो एक पर्टिकुलर एरिया बना रखा है, उसी जगह जाकर होगी, इधर उधर नहीं होगी। ठीक है। फिर आपने कहा सर शाइन, हर चीज क्लीन, ताकि आपका अगर स्पिल हो, आपका डस्ट हो, अगर कोई डैमेज हो, कुछ भी हो, एक्सेस हो कोई चीज, तो आपको क्लियरली दिखाई दे। तो आपको आपको क्या करना है, चाहे आप सीईओ हो चाहे कोई भी हो, आपको खुद डेली क्लीनिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, अपने यहाँ, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में। ताकि डिफरेंस आपको देखा था, लेफ्ट साइड पे अगर कोई मशीन में दिक्कत आती है पता भी नहीं चलेगा, जबकि राइट साइड पे अगर कोई दिक्कत आती है आपको उसी सेकंड दिख रहा है कि आफ्टर ऑल प्रॉब्लम है तो कहाँ है, किस वजह से। नेक्स्ट आपने कहा सर स्टैंडर्डाइज, आपको स्टैंडर्ड सेट करने हैं, एसओपीज, आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट करने हैं कि किस काम को करने के लिए क्या क्या करना है। हमने एक एग्जांपल समझा था, जैसे टॉयलेट क्लीनिंग है, पहले ये क्लीन करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर वैसे करना है, इस तरीके से स्वीपर से कुछ भी नहीं छूटेगा। अदरवाइज आप भी जानते हैं, आपने भी देखा है, कुछ टॉयलेट्स में, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे कहीं भी हो, वहां पे गंदगी रहती है, जबकि कुछ जगह पे वही चीज बहुत साफ तरीके से होती है। क्यों, दोनों जगह एसओपी हैं, एक जगह फॉलो हो रहे हैं, एक जगह नहीं हो रहे। तो आपको उस एसओपी पे बहुत फोकस करना है। और जो मैंने अभी बोला फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, आपने कहा सस्टेन, सस्टेन का मतलब क्या है, आपने कहा सस्टेन का सिंपल सी मीनिंग है कि ये नहीं, ये वन टाइम प्रोसेस है, इसको आगे करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार करना आसान है, रिपीटेडली यही चीज करना सबसे मुश्किल है। आपने कहा कि सर एम्प्लॉय भी घबराते हैं, वो भी करना नहीं चाहते, वो भी स्टेटस को पसंद करते हैं, तो आपने कहा उनका स्टेटस को आपको तोड़ना है। सस्टेन तो आपको बार बार कंटिन्यूस इंप्रूव ये तो करते ही रहना है और आगे भी इंप्रूव करना है। इसके बाद आपने कहा सर टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसके बाद आपने क्या बोला, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या था, मैंने आपको सिखाया था टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में हम इक्विपमेंट पे वर्क कर रहे होते हैं। किस पे वर्क कर रहे होते हैं, हम इक्विपमेंट पे फोकस कर रहे होते हैं, हम उस पे फोकस नहीं कर रहे होते प्रोडक्ट्स पे। अब हम इक्विपमेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है इक्विपमेंट को अगर अच्छे से चलाया तो डिफेक्ट खत्म हो जाएंगे, डाउन टाइम खत्म हो जाएंगे, स्टॉपेज, एक्सीडेंट, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, अल्टीमेटली आपके गुड्स भी अच्छे बनेंगे, आपकी जो मैन पावर है वो भी हेल्थी रहेगी। तो इस चीज के लिए हमने 8 पिलर्स सीखे थे हाउस ऑफ टीपीएम में। हमने 8 पिलर्स सीखे थे अच्छे से, जिसमें हमने समझा था बेस जो होता है वो 5S होता है, और 8 पिलर्स क्या है, हमने समझा था पहला पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। मतलब हर वर्कर को हमें छोटी मोटी रिपेयर सिखानी चाहिए कि मशीन सही से वो खुद अपने आप सही कर सके। ये नहीं कि जब तक रिपेयर टीम आ रही है तब तक आप खाली बैठे हैं। मेरे यहाँ अगर ट्यूब खराब हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है जब तक बिजली वाला नहीं आएगा तब तक वो ट्यूब चेंज नहीं होगी।
बड़ी सीधी सी बात है, अगर मेरा मेरा पर्सन चेंज करता है, इन द मीन वाइल अगर कोई मेजर डिफेक्ट लग रहा होता है तो वो कॉल कर देता है, अदरवाइज वो कॉल नहीं करता इलेक्ट्रिशियन को। ठीक है, छोटे मोटे रिपेयर्स वो खुद करते रहते हैं। प्लांट मेंटेनेंस, टाइमली बेस पे आपको अपने यहाँ चीजें सही कराते रहने हैं, नहीं तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि दिक्कत हो जाएगी। आपने कहा दिक्कत हो जाएगी, बात ये वाली समझ में नहीं आई। मैंने कहा देखो, मेंटेनेंस एक ऐसी चीज है, याद रखना दोस्तों, अगर जैसे कार को टाइमली सर्विस नहीं कराओगे तो अचानक आप एक दिन कहीं जा रहे होगे और कार वहीं पे बीच में खराब हो जाएगी। आपको टाइमली मेंटेन करते रहना है कि इंजन ऑयल पूरा है यानी क्या कमी है क्या नहीं है, वाटर पूरा है यानी सब चीज चेक करते रहने का पर्पस होता है टाइमली प्लांट मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस, आपने कहा क्वालिटी मेंटेनेंस, अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा तो डिफेक्ट क्यों आ रहा है, उसके रूट कॉज को एनालाइज करने को आप कहते हैं क्वालिटी मेंटेनेंस, और उसको फिर आप उसको वर्क करना कि ये आखिरकार कैसे रिजॉल्व होगा। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएंगे। आपने कहा कि सर अच्छा, इम्प्रूव इंडिविजुअल और फोकस्ड इंप्रूवमेंट, इसके नाम से ये थोड़ा सा हटके है। बेसिकली ये कह रहा है कि यार आपको पूरे प्रोडक्ट में एक एम्प्लॉय को कई फंक्शन सीखने हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए जो कि पूरे पूरे प्रोडक्ट पे फोकस करे, ना कि एक पर्टिकुलर फंक्शन पे। इसीलिए इसका नाम इंडिविजुअल फोकस्ड इंप्रूवमेंट है कि वो पूरा फोकस किस पे करे, प्रोडक्ट पे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे, और वो किस पे फोकस ना करे, फंक्शन पे फोकस ना करे। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, आपने कहा कि सर जब हम प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, मैंने आपको समझाया था कि देखो शुरू में कुछ डिफेक्ट्स आते हैं। एग्जांपल हमने कुकरी का भी लिया था, बहुत सारे एग्जांपल लिए थे जिसमें हमने समझाया था पूड़ी जब इनिशियली डालते हैं तो जरूरी नहीं फर्स्ट पूड़ी सही बन के निकले। आपने भी देखा था जरूरी नहीं फर्स्ट पूरी सही बन के निकले, अगर सही बन के निकली तो टेम्परेचर सही है ऑयल का, और सही बन के नहीं निकली इसका मतलब ऑयल का टेम्परेचर सही नहीं है। तो आपने कहा कि सर इनिशियल आइटम्स कई बार सही नहीं चल रहे होते, तो अगर कुछ कमियां हैं पास्ट में, जो कमियां हमें पता चली थी पिछली बार जब प्रोडक्शन रन किया था, और साथ में इनिशियल स्टार्टअप पे कुछ एरर्स हैं, अगर हम उसको सही कर दें तो जो अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट है, शुरुआत में इक्विपमेंट को सही से मैनेज करके अब हम प्रोडक्शन को जब शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्शन होगा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमें याद रखना है हमें स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक पर्सन को तो बहुत आता है टीम में, दूसरे को कुछ नहीं आता। अगर एक को अच्छे से आता है तो उसको क्या करना, अब क्या हुआ हमने क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाई हैं, अब क्या हुआ एक पर्सन एक फंक्शन पे वर्क नहीं कर रहा, कई फंक्शन पे वर्क कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है। आपको एक फंक्शन के बारे में ज्यादा पता है और दूसरे को दूसरे फंक्शन के बारे में, तो आपको मैं क्या करूंगा, आपको टीचर बना दूंगा बाकियों को सिखाने के लिए कि आप बाकियों को इस फंक्शन के बारे में सिखाइए, सेकंड को सिखा दूंगा कि आप सबको सिखाएं। इस तरीके से हम चलेंगे। सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली हमारा वर्क स्पेस जो होना चाहिए सेफ हेल्थ और हेल्थी एनवायरनमेंट वाला होना चाहिए। ये नहीं कि किसी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, कोई गैस निकल रही हो। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, स्टेरलाइट नाम की एक फैक्ट्री थी जिसको चेन्नई में बंद कर दिया गया था क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर थे। आपका वर्क इस तरीके से होना चाहिए कि किसी भी तरीके से आपका कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई किसी तरीके से कोई सेफ्टी की एम्प्लॉय या सोसाइटी को हजार्डस ना हो। और ये लास्ट ऑफिस टीपीएम, ये आपको सिर्फ फैक्ट्री में नहीं लगाना, अपने ऑफिस में भी लगाना है, ये कहा गया। इसके बाद हमने सीखा था, देखिए 6 टाइप के लॉसेस होते हैं, 6 टाइप के लॉसेस होते हैं टीपीएम में, होते 3 टाइप के हैं, वो सब कैटेगरी मिला के 6 हो जाते हैं। अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। अवेलेबिलिटी 2 पार्ट्स की है, आपने कहा कौन कौन सी, मशीन ब्रेकडाउन फॉर मोर देन 10 मिनट्स, और सेटअप चेंज ओवर टाइम, मतलब आपने एक टाइप की मशीन से दूसरी, मतलब एक टाइप के प्रोडक्ट से दूसरे टाइप के प्रोडक्ट पे जब आप चेंज कर रहे हैं मशीन को, उसे आप सेटअप कहते हैं। जैसे मैंने बॉटलिंग प्लांट का एग्जांपल दिया था कि एक टाइप की बॉटल से दूसरी टाइप की बॉटल में फिलिंग के लिए जा रहे हैं, तो सेटअप टाइम और जो आपका मशीन ब्रेकडाउन है मोर देन 10 मिनट्स, आप कहते हैं ऑब्वियसली उस टाइम पे मशीन मेरी अवेलेबल ही नहीं थी प्रोडक्शन के लिए, ये आपने अवेलेबिलिटी का लॉस बोला। सेकंड लॉस बोला आपने परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस लॉस का मतलब क्या है, आपने कहा कि यार हमने क्या किया, मशीन को छोटे मोटे, मान के चले ओवरहॉलिंग वगैरह के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, जैम के लिए, पेपर फंस गया प्रिंटर में, वो सब चीजों के लिए आप कह रहे हो मशीन तो थी, प्रिंटर तो अवेलेबल था, लेकिन छोटी मोटी इश्यूज थे, माइनर स्टॉपेजेस थे, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस की स्पीड रुक गई। जितनी स्पीड से हमें परफॉर्म करने चाहिए थे, जितने आइटम हम प्रोड्यूस करने चाहिए थे, हम उतने आइटम्स नहीं कर पाए। स्पीड, या फिर आप कह लीजिए मटेरियल या मशीन की प्रोडक्शन की स्पीड इसलिए भी स्लो हो सकती है कि यार मटेरियल जिस क्वालिटी का आना चाहिए था उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ गया या थोड़ा डिफरेंट टाइप का आ गया, तो आपको उसको एडजस्ट कराना पड़ रहा है मशीन को, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं आपका प्रोडक्शन का स्पीड वो नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। तो 2 रीजन होते हैं, या तो आप स्पीड स्लो पे प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आपके माइनर स्टॉपेजेस हैं।
लास्ट आपने कहा क्वालिटी, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं बन के निकल रहे, आपने कहा यार या तो स्टार्टअप में आपके एरर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपने कहा कम आइटम्स बन पा रहे हैं, और जो बन रहे हैं वो स्टार्टअप में ही आपने देखा कि यार खराब बन रहे हैं। फिर आपने मशीन एडजस्ट करके सही कर दी, जब प्रोड्यूस किया फिर भी डिफेक्ट आए, तो जो एक तो हो गए स्टार्टअप डिफेक्ट्स, दूसरे हो गए नॉर्मल डिफेक्ट्स। तो प्रोडक्ट डिफेक्ट्स और स्टार्टअप डिफेक्ट्स आपकी क्वालिटी के डिफेक्ट होते हैं। हमें तो चाहिए कि डिफेक्ट फ्री गुड्स प्रोड्यूस हो, डिफेक्ट आए नहीं। तीनों को मिला के मतलब तीन तरीके के होते हैं, अवेलेबिलिटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो और क्वालिटी रेशियो। अवेलेबिलिटी रेशियो मतलब जितना टाइम हमने, आपने कहा कि डिनोमिनेटर में क्या आता है अवेलेबिलिटी में, कि कितना टाइम अवेलेबल था, कितना टाइम हमारी मशीन अवेलेबल थी। और न्यूमरेटर में क्या आता है, आप कहते हैं कि यार कि अल्टीमेटली उस उस टाइम में हमने कितनी देर वर्क किया, अवेलेबल रन टाइम कितना था। फिर आपने कहा कि परफॉर्मेंस, जितनी देर हमने वर्क किया उसमें से जो आइटम प्रोड्यूस किए उस पर कितना टाइम लगना चाहिए था, मतलब जितनी देर वर्क किया वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो आइटम प्रोड्यूस किए उस पर कितना टाइम स्टैंडर्ड बेस पे लगना चाहिए था वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। और लास्ट, कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और उसमें से कितने गुड यूनिट्स प्रोड्यूस हुए वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। तीनों को मल्टीप्लाई करके ओई आ जाता है। ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, मैं इसको रिवाइज नहीं कर रहा हूं। लास्ट है हमारा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये बेसिकली फंडामेंटल रीथिंकिंग है अपने बिजनेस प्रोसेसेस की, जिसमें हम रेडिकली रीडिजाइन करते हैं और ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ढूंढ रहे होते हैं। बिजनेस प्रोसेस को हम पूरी तरीके से री इंजीनियर कर रहे होते हैं, ना कि फंक्शंस को। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो कि मैंने आपको बताया था, तीन चीजें थी, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और बिजनेस प्रोसेस इनोवेशन। मैंने आपको एक कैंडल और लैटिन का एग्जांपल दे दिया था, लैंटिन का। तो आपने कहा था उसमें क्या था, उसमें आपने बताया था लालटेन, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं लैंटेन को। तो आपने कहा कि सर वो होता क्या है, जैसे हम लैंटेन के अंदर अगर हम उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो पहला तरीका क्या है, आपने कहा कि सर आपने उसके फंक्शंस को छोटा मोटा इंप्रूव किया, वो कहेंगे इंप्रूवमेंट। कि आपने साइज ऑफ नीचे ऑयल का कंटेनर का बढ़ा दिया, एक्सेट्रा। दूसरा है आपने उसके अंदर रेडिकल चेंज किया, आपने कहा यार ऑयल वगैरह को हटा के उसके अंदर कैंडल लगा दो। आपने उसकी पूरी प्रोसेस को ही जीरो से सोचा कि यार लैंटेन आफ्टर आफ्टर ऑल हम बनाए कैसे। तो आपने कहा कि हमने पूरा ही रीडिजाइन किया और उसको देखा कि यार ऑयल का सिस्टम हटा के उसमें कैंडल लगा दिया। और थर्ड हमने समझा, थर्ड में क्या था, आपने कहा प्रोसेस इनोवेशन, हमने कहा पूरा ही इसको चेंज करो यार, शुरू से सोचो, शुरू से सोचो अगर इसकी जगह हम क्या कर सकते थे। तो आपने कहा कि उसमें हमने क्या किया, हमने बल्ब बना दिया, लाइट उससे भी आई। तो आपने कहा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग सेकंड वाला है, मतलब जिसमें आपने पूरी प्रोसेस को ही रिडिजाइन किया। आपने प्रोसेस को रिडिजाइन किया, प्रोडक्ट को नहीं। जब प्रोडक्ट को रिडिजाइन कर रहे होते हैं उसको कहते हैं प्रोसेस इनोवेशन। जब प्रोसेस को ही पूरा रिडिजाइन किया, उसको रेडिकल रिडिजाइन किया, जैसे आपने ऑयल का हटा ही दिया यूज, आपने कैंडल लगा दी उस लैंटेन के अंदर, तो आपने कहा कि सर लैंटेन के अंदर, तो आपने कहा उसको हम बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग कर रहे कहते हैं। इसमें हम नेचुरल सी बात है टास्क के ऊपर, वर्क के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं, ना कि आपने कहा कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, सॉरी मैं क्या बोल गया, उल्टा बोल गया, हम एंड रिजल्ट पे फोकस कर रहे होते हैं ना कि टास्क पे, उल्टा बोल गया है, बेग योर पार्डन। ठीक है ना, मतलब अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, आपको आपको चाहिए थी लाइट, तो आपने कहा लाइट के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा यार प्रोसेस क्या थी, प्रोसेस थी ऑयल फिल करना, ये करना वो करना, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल प्रोसेस पे फोकस नहीं कर रहे, हम एंड रिजल्ट लाइट कैसे ला के दें लैंटन के अंदर, आप ये फोकस कर रहे हैं, लाल टेन जिसे आप कहते हैं। आपने कहा अच्छा सर, फिर हम जो डेटा कैप्चर करें वो एक ही टाइम कैप्चर करें, यानी बार बार कैप्चर कर रहे हो, एक ही रेडंडेंसी ऑफ डेटा नहीं होना चाहिए, एक ही पॉइंट पे डेटा कैप्चर हो, और वहीं पे सारा डाटा प्रोसेस भी हो जाए, ये हम कह रहे होते हैं। ये नहीं कि अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग कंप्यूटर्स लगाने पड़े, एक ही कंप्यूटर पे सारा डेटा इनपुट आउटपुट सब कुछ उसी जगह। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि यार जो पर्सन वर्क कर रहे हैं उनकी उनकी उनके पास पावर होनी चाहिए, वो लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, जहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है उनसे आइडियाज जरूर लिए जाएं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से हमारे हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, वर्क जो हो वो ऑब्वियसली पूरा कंप्यूटराइज होना चाहिए। आपको कैड कैम सिस्टम लगाने, ईआरपी सिस्टम लगाना है, ताकि आपका रेडंडेंसी वगैरह खत्म हो सके, और आप कहेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी रिजल्ट अचीव कर सके। अगर एक से ज्यादा जगह पे हमारी फैक्ट्रीज हैं, ब्रांचेस हैं, तो हमारा सिस्टम ईआरपी टाइप होना चाहिए कि एक जगह भी एंट्री हो तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली अपडेट
हो जाए। ये आपका था बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आई होप यू एंजॉयड द रिवीजन। आई होप यू एंजॉयड द रिवीजन। अगर किसी को कोई डाउट हो, ही और शी में आस्क द सेम।